हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था आनुवंशिकता संबंधी मेंडल के नियम। मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम तथा एक अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया गया, जो मेंडल के प्रभाविता के नियम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। अब आज प्रारंभ करेंगे आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ अंग्रेजी इसकी है जेनेटिक मटेरियल। तो हम ये जाने कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी के सिद्धांतों को मेंडल ने बताया था और उन्होंने कहा था कि जो कारक होते हैं वे जोड़े या युग्म के रूप में होते हैं, जबकि गुणसूत्रों का आविष्कार जब हुआ है तो गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में ही पाए जाते हैं। अब प्रत्येक जोड़े में यानी दो गुणसूत्र होते हैं, तो एक गुणसूत्र पितृ पौधे से आता है और एक गुणसूत्र मातृ पौधे से आता है। वर्तमान में हम इन कारकों को जीन्स कहते हैं और जीन्स की उपस्थिति गुणसूत्रों पर मानी गई है। यानी जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। प्रजनन प्रत्येक जीवधारी का एक प्रमुख लक्षण होता है और पैदा होने वाली जो संतानें होती हैं वे अपने जनकों से समानताएं रखती हैं। यानी जो समानताएं, जो लक्षण, समान लक्षण माता पिता में पाए जाते हैं, वे आधारभूत समान लक्षण उनकी संतानों में भी पाए जाते हैं। संतानों में पहुंचने वाली इन समानताओं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यानी माता पिता के वे लक्षण जो इनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं या वंशागत होते हैं, उनको आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और जिस पदार्थ द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। फिर से सुन लें। माता पिता के वे लक्षण जो उनकी संतानों में वंशागत होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और जिस पदार्थ के द्वारा ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। कुछ जंतुओं तथा पादप विषाणुओं को छोड़ करके से सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में जीवद्रव्य में स्थित होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। और इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ये केंद्रक में स्थित रहते हैं क्योंकि गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ होता है और
ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते रहते हैं या संतानों की कोशिकाओं में पहुंचते रहते हैं। इसी कारण गुणसूत्रों को आनुवंशिक पदार्थ का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वह किससे बने हैं? डीएनए और प्रोटीन के अणुओं से बने हुए होते हैं। और डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो गुणसूत्र जो होता है वह वाहक होता है किसका? आनुवंशिक पदार्थ का। अभी आगे बताएंगे कि गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं। अब जीन किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो गुणसूत्र हर हालत में क्या होता है? वाहक होता है, चाहे वह जीन का और चाहे वह डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का। अब डीएनए का क्या महत्व होता है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिकता की सूचनाओं को या आनुवंशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है तथा डीएनए में ये सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी जिसे कहता स्वप्रतिकृति की क्षमता होती है कि वह अपने समान अणु बना लेता है अपने आप। यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए, जैसे 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो यह तीनों प्रकार के आरएनए को बनाने का कार्य करता है, यानी कि संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए के संदेश से ही आरएनए विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। यानी आरएनए जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, ये तीनों मिल करके कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों का संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है और डीएनए के आदेश से ही ये आरएनए विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। डीएनए पर्याप्त रूप से अस्थायी अणु होता है। इसमें उत्परिवर्तन तथा आनुवंशिकी परिवर्तनों की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसमें रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी द्विगुणन की क्षमता होती है, जिसके कारण यह पुत्री कोशिकाओं में सूत्री विभाजन द्वारा समान रूप से वितरित होता रहता है। तो ये है डीएनए का महत्व कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का भी कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। तो ये है डीएनए का महत्व। अब है गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना होती है और केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन के जालक के रूप में ये न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है और इसके संघनन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब गुणसूत्र बच्चों 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम्स। ये गुणसूत्र शरीर के सभी लक्षणों के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, केवल लिंग निर्माण को छोड़ करके या लिंग के लक्षणों को छोड़ करके शरीर के शेष सभी लक्षणों के लिए रिस्पांसिबल कौन होते हैं? कायिक गुणसूत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोसोम्स। ये स्त्री और पुरुष में सब में समान होते हैं। जैसे शरीर का रंग, रूप, आकार जो भी है, चाहे वह चेहरे की बनावट है, हाथ पैर की बनावट, नाक, आँख, बाल, ये सभी लोगों की
ये सभी जितने भी लक्षण होते हैं शरीर के, चाहे उनका हार्ट है, चाहे किडनी है, कुछ भी है, इन सभी के लिए ऑटोसोम्स होते हैं। और लिंग को छोड़कर केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो लिंग है, इसके गुणों को छोड़ करके शरीर के अन्य सभी लक्षणों के लिए ऑटोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोक्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, या इसको हिंदी में लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं ये लिंग निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। और इसमें एक जोड़े होते हैं मनुष्य में एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। और ये भी जो है पुरुष में X और Y यानी दो भिन्न भिन्न गुणसूत्र होते हैं, और स्त्रियों में दोनों ही X गुणसूत्र होता है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है, देखो ये यहाँ समझो जरा। ऊपर मैंने लिखा है बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, दिखाई दे रही है। ऑटोसोम्स 22 जोड़े होते हैं। हेट्रोसोम्स या जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वह केवल एक जोड़ा होता है। पुरुष में XY होता है, स्त्री में XX होता है। अगर हम पूरे गुणसूत्रों को रिप्रेजेंट करें लिखने के लिए तो इधर देखेंगे लिखा A प्लस XY। A का मतलब ऑटोसोम्स यानी 22 जोड़े, प्लस XY एक जोड़ा हो गया तो 23 जोड़े हो गए। तो पुरुष में A प्लस XY और स्त्री में A प्लस XX लिखते हैं। A हो गया ऑटोसोम्स कितने हैं? 22 जोड़े, और XX एक जोड़ा ये हो गया तो 23 जोड़े हो गए। तो इस तरह से ये ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स ये दो तरह के मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक शरीर के सभी लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक केवल लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वह है स्त्रियों में XX दोनों एक समान होते हैं, पुरुषों में एक X होता है और एक Y होता है। अब गुणसूत्रों का क्या कार्य है? गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं। ये जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र को ऐसे समझिए जैसे माला होती है और उसमें जो है मणियाँ रहती हैं धागे में गुथी हुई। तो धागे में गुथी हुई धागा पूरा जो है गुणसूत्र की तरह है, और उसमें जो मणि उसमें पिरोई गई हैं वह क्या है? एक एक जीन है जो लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं और ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कहलाते हैं। इसलिए गुणसूत्रों को भी आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। और ये किसके बने होते हैं? DNA अणुओं के बने हुए होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए जिनमें संदेश निहित रहता है। एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन के जटिल अणुओं से बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स के इन अणुओं के संश्लेषण की सूचना नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के रूप में DNA अणुओं में निहित होती है, और ये संदेश त्रिककूट के रूप में होते हैं। अर्थात 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एक यूनिट बनाता है, जिसमें केवल एक विशिष्ट प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए कूट निहित रहता है।
अब जनन की इकाई गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं और ये संतति की कोशिकाओं में पहुंचते रहते हैं। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवंशिक वाहक कहा जाता है। तो ये गुणसूत्र के बारे में हो गया, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बारे में हो गया। अब है जीन। जीन मैंने बताया कि गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, और ये आनुवंशिक लक्षणों को ढोने का कार्य करते रहते हैं। और इसके संबंध में पहले मेंडल ने इन्हें कारक कहा था। जोहान्स ने इन्हें 1990 में जीन शब्द का प्रयोग किया। आजकल बहुत जीन का शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इनका जीन्स ठीक है, इनका जीन्स नहीं ठीक है, इस तरह की बातें आती रहती हैं। जीन गुणसूत्र के क्रोमोनेमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी हुई संरचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों पर नियंत्रण रखती है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई हैं जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। यानी जीन को यह परिभाषित किया गया है कि जीन उत्परिवर्तन की भी इकाई है, जीन आनुवंशिक की भी इकाई है, जीन संचरण की भी इकाई होती है जो जनक से संतानों में पहुंचती है, जीन कार्यकी की भी इकाई होती है जो जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करती है। जीन डीएनए का वह भाग होता है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। तो ये डीएनए की जीन की परिभाषाएं दी गई हैं। अब जीन का स्थानांतरण कैसे होता है। जनन अंगों में, जैसे मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिससे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल में जो प्रमुख जनन अंग वृषण होता है और फीमेल में प्रमुख जनन अंग अंडाशय होती है। तो नर में जो है उनके वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी युग्मकों, नर युग्मकों का निर्माण होता है, और स्त्री के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और इनके निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी है, 46 होती है। लेकिन जब नर या मादा के जनन अंग में अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है। यानी शुक्राणु में भी गुणसूत्र की संख्या 23 रहेगी और स्त्री के अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है। लेकिन प्रजनन के समय जब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जो युग्मनज बनता है उसमें पुनः गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। तो किसी भी संतान में आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। और गुणसूत्रों पर जो जीन्स होते हैं, यानी आधे जीन्स माता के और आधे जीन्स पिता के स्थित होते हैं। और इस प्रकार से माता पिता के जीन्स जो होते हैं वे संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके बाद है बच्चों एलील। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि विपरीत लक्षणों वाले जो जोड़ों में जीन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको कि मटर के पुष्प का रंग लाल और सफ़ेद एक जोड़ा, यानी लक्षण जो है क्या है, पुष्प का रंग, और उसके लिए दो जो है क्या होते हैं, एलील होते हैं, एक सफ़ेद के लिए और एक लाल के लिए। तो इन विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के जो जीन होते हैं उन्हीं को हम एलील कहते हैं। और एलील में एक प्रभावी होता है और एक
अप्रभावी होता है। अब है लिंग निर्धारण। लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब लैंगिक जनन करने वाले दो तरह के जंतु होते हैं, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु उन्हें कहा जाता है जिनके शरीर में केवल एक ही तरह का जनन अंग, मेल या फीमेल, एक ही तरह का जनन अंग पाया जाता है। जैसे पुरुष है तो पुरुष में क्या पाया जाएगा, वृषण पाया जाएगा, और स्त्री है तो उसमें क्या पाया जाएगा, अंडाशय पाया जाएगा। तो एक लिंगी जंतु से कहा जाता है जब किसी जंतु के एक शरीर पर केवल एक ही तरह का जनन अंग पाया जाता है तो उसे एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, घोड़ा है, हाथी है, ये सभी एक लिंगी जंतु होते हैं। द्विलिंगी जंतु ऐसा जंतु जिसके शरीर में दोनों ही तरह के जनन अंग यानी वृषण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी जंतु। और द्विलिंगी जंतु कौन होता है, केंचुआ। कौन होता है, केंचुआ द्विलिंगी जंतु होता है। अब मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है इसके लिए हम पुनः उस पर आएंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है, और 46 में से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोक्रोमोसोम्स कहलाता है, और वह एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम या जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब पुरुषों में यह एक X होता है और दूसरा Y होता है। स्त्रियों में दोनों एक समान XX होता है। अब मैंने यहाँ पर ये बताया था अभी आपको, पुनः आ रहे हैं उस पर, कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़े, जिसमें ऑटोसोम्स 22 जोड़े होते हैं और हेट्रोसोम्स एक जोड़ा। हेट्रोसोम्स को ही सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वह एक जोड़ा होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक X और दूसरा Y होता है, यानी XY, और स्त्री में दोनों XX होता है। अगर हम पूरे गुणसूत्र को लिखते हैं बच्चों तो इधर लिखा हुआ A प्लस XY। A का मतलब ऑटोसोम्स यानी 22 जोड़े प्लस XY एक जोड़ा यानी 23 जोड़ा, यानी पुरुषों में गुणसूत्र दिखाना होगा तो A प्लस XY और स्त्रियों में A प्लस XX लिखते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए पुरुष में यहाँ बनाया गया है X और Y क्रोमोसोम। X को बड़ा बनाया गया है थोड़ा और गोल बना दिया गया है Y को, ये डिफरेंस जानने के लिए कि एक X और एक Y है। और इधर स्त्री में दोनों क्या है, XX है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु बनते हैं जब पुरुष में, तो क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। दिखाया गया देखिए, एक X और दूसरा Y बन गया शुक्राणु में। उसी तरह से स्त्री में, अंडाणु में दोनों ही क्या है, XX है। दिखाई दे रहा है। अब क्रॉस कैसे कराएंगे देखिए, जो दो शुक्राणु हैं, एक X है और एक Y है, और स्त्री में दोनों ही अंडाणु XX है, तो बारी बारी से एक शुक्राणु दोनों अंडाणु से मिलेगा। जैसे पहला है X, इसको देखिए, वह अंडाणु के एक X से मिलता है तो क्या बन गया, दोनों XX बन गया। फिर शुक्राणु का X
अंडाणु के दूसरे वाले एक्स से मिलता है तो यह भी एक्स एक्स बनाती है संरचना। ध्यान से देखिए, फिर शुक्राणु का जो वाई क्रोमोसोम है, यह अंडाणु के एक एक्स पहले एक्स से मिलता है तो एक्स वाई बनाता है, और पुनः शुक्राणु का वाई क्रोमोसोम अंडाणु के दूसरे एक्स से मिलता है तो एक्स वाई बनता है। नीचे आप संतान देखेंगे कि 2 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, जिसमें XX क्रोमोसोम है वह दोनों पुत्री हैं, और जिसमें एक X है और एक Y है तो वो दोनों पुत्र हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि पुरुष का जो X क्रोमोसोम है वह स्त्री के 2 पहले या दूसरे किसी से भी मिलेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होगी या लड़की होगी। लेकिन पुरुष का जब Y क्रोमोसोम स्त्री के या अंडाणु के किसी क्रोमोसोम से मिलेगा, चाहे पहले वाले एक्स से या दूसरे वाले एक्स से, तो उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगी या लड़का होगा। अर्थात लड़का होने के लिए यानी मेल चाइल्ड बनने के लिए पुरुष का वाई क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी पुरुष का ही वाई गुणसूत्र लड़का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इस तरह से बच्चों संतानों में सेक्स का निर्धारण होता है। समझ में आ रहा है? और आमतौर पर हम क्या देखते हैं समाज में कि लोग जो है इसका जो है ठिकरा फोड़ देते हैं किसके ऊपर? स्त्री के ऊपर, कि इसके पास इतनी लड़कियां हो गई हैं, लड़का नहीं है। लेकिन लड़का होने के लिए पुरुष का वाई गुणसूत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वाई गुणसूत्र कमजोर है तो उत्पन्न होने वाली संतानें लड़कियां होंगी, और वाई गुणसूत्र एक्टिव है, स्ट्रांग है, तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होती है? लड़का होती है। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता रहता है। तो इस आज बच्चों यही तक ये समाप्त होता है आज का पीरियड, और गुड बाय, थैंक यू।